नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पहले ही साल करा चुका हूं, ठीक है। और मैंने बताया था दोस्तों कि कक्षा 7वीं से लेके कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राणियों में पोषण, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज क्लियर एंड कट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जब पटवारी का पेपर होगा और पटवारी के पेपर में दोस्तों जब जनरल साइंस के क्वेश्चन छपेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे कौन से वीडियो से आया है, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी तक आपको कम से कम 25 से 30 वीडियो जनरल साइंस के दे चुका हूं, ठीक है। चाहे वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हो, चाहे टॉपिक वाइज हो, चाहे एमसीक्यू हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर दोस्तों जनरल साइंस के वीडियो देख रहा है ना, वो देखना आग लगाने वाला है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। यह क्वेश्चन तो हजारों बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है यकृत। क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है यकृत, जिसे कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और इसी को कहते हैं दोस्तों जिगर। क्या कहते हैं? जिगर। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में दोस्तों, मतलब क्वेश्चन पेपर में वो यकृत ना लिखकर लीवर भी लिख देता है और जिगर भी लिख देता है। तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत, जिसे दोस्तों जिगर भी कहा जाता है। अच्छा, अब तो हमने ये जान लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। क्या होती है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहते हैं या जिगर कहते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो याद रखना दोस्तों, यकृत से निकलता है पित्त रस। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वाइल जूस। क्या कहते हैं? वाइल जूस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और पित्त रस क्या है दोस्तों? तो याद रखना, पित्त रस एक पाचक रस होता है जो मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमीबा भोजन का पाचन कहां करता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब सेल्स पढ़ा रहा था, कोशिका जीवन की इकाई पढ़ा रहा था, तो उस टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो एक चीज बता देना चाहता हूं कि अमीबा जो होता है दोस्तों, पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, अमीबा भोजन का पाचन कहां करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों खाद्य धानी में, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अमीबा जो होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव होता है। कौन सा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। मतलब दोस्तों ये जो होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है या प्रजीव है। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, अमीबा जो होता है ना, अपनी आकृति क्या बदलता है? अपनी आकृति और स्थिति को निरंतर बदलता है। क्या करता है? निरंतर बदलता है। मैं एक डायग्राम बता देता हूं दोस्तों, ये जो अमीबा का डायग्राम होता है, किसी भी प्रकार से दोस्तों आप बना दोगे तो अमीबा का क्या होता है? डायग्राम होता है, बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। ये क्या भरा रहता है? केंद्रक में रस भरा होता है, ठीक है, मतलब अमीबा में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ है, अपनी आकृति और स्थिति को बदलता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, अंगुली के समान इसमें क्या होते हैं? जैसे ये हो गया दोस्तों अमीबा, ठीक है। तो अंगुली के समान क्या होते हैं? इसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं, जो क्या है में सहायक होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अमीबा को गति में और भोजन को पकड़ने में, ठीक है, अपने पादाब की सहायता से दोस्तों क्या करता है? अमीबा भोजन को पकड़ता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अमीबा में जो भोजन की प्रोसेस होती है उसे मैंने आपको बता चुका हूं कई बार, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अमीबा भोजन का पाचन कहां करता है? खाद्य धानी में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे अनेक प्रवर्त होते हैं जिन्हें कहा जाता है।
देखो दोस्तों, जब मानव का पाचन तंत्र मैंने पढ़ाया था तो बताया था क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, फिर अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है दोस्तों, भोजन अमाशय में पहुंचता है, अग्नाशय में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है और लास्ट में जाके क्या होता है, मल द्वार से निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस वहां हमने डायग्राम से देखा था। तो जो छोटी आंत होती है ना दोस्तों, याद रखना दोस्तों, छोटी आंत इसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहली चीज तो याद रखना, छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 7.5 मीटर होती है। याद रखना, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। ठीक है, और पाचन की जो क्रिया होती है दोस्तों, याद रखना, छोटी आंत में ही पूरी होती है। कहां पर होती है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में दोस्तों अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है या रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में छप चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है। तो देखो भाई, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें। ठीक है, वसा भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं, ठीक, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो प्रोटीन भी होता है, तो उनका सबका पाचन होता है। ठीक है, तो जो वसा होता है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है, तो याद रखना दोस्तों, छोटी आंत या क्षुद्रांत। ठीक है, कहां, छोटी आंत या दोस्तों क्षुद्रांत में क्या होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और वसा दोस्तों याद रखना, वसा जो होते हैं, वसा अम्ल, क्या वसा जो होते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, क्या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो जल का अवशोषण कहां होता है, याद रखना दोस्तों, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, बृहदांत में। देखो दोस्तों, जब भोजन पच जाता है ना छोटी आंत में, ठीक है, तो बचा हुआ भाग कहां चल जाता है, बृहदांत में या बड़ी आंत में चल जाता है। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो भोजन बच जाता है ना, ठीक है, अपच पदार्थ, वो कहां चल जाता है, बड़ी आंत में चल जाता है। ठीक है, या बृहदांत में चला जाता है। तो वहां सिर्फ क्या होता है, जल और लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है बृहदांत में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता वहां। ठीक है, तो जो बृहदांत होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है और कुछ लवण का अवशोषण होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, बड़ी आंत या बृहदांत के द्वारा होता है। और यहां के बाद दोस्तों जब पदार्थ बच जाता है ना, तो कहां चल जाता है, मलाशय में चल जाता है। ठीक है, जिसे मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर सकते हैं, रूमिनेंट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होता है दोस्तों, याद रखना, आपने देखा होगा आपके घर में गाय बैल होंगे, तो हम कहते हैं कि पगरा रहा है। क्या हो रहा है, पगरा रहा है। मतलब दोस्तों क्या करता है, जब गाय बैल जब वो क्या करते हैं, भूसा खा लेते हैं, घास खा लेते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों, वो मुंह चलाते हैं। और मुंह चलाने के बाद दोस्तों उनके मुंह में कुछ झाग जैसा निकलता है। ठीक है, अगर आप गाँव देहात से होंगे तो अच्छे से समझोगे। ठीक है, देखना, मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, तो देखो वो क्या होता है दोस्तों, जुगाली करते हैं। वो एक्चुअल में जुगाल क्या करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, जो घास में जो सेलुलोस रहता है ना, उसका आंशिक पाचन करते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों फटाफट घास खा लेते हैं वो, और फिर धीरे धीरे मुंह में लाके उसको क्या करते रहते हैं, उसका पाचन करते रहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, रूमिनेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज किसका सरलतम रूप होता है। तो याद रखना दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है। और ग्लूकोज जो है दोस्तों, याद रखना, घास जो होता है ना, उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी घास में। ठीक है, यदि आपको कहा जाए दोस्तों कि क्या सेलुलोस का पाचन मनुष्य कर सकता है, तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य जो है सेलुलोस का पाचन नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों याद रखना, यदि इंसान घास खाएगा तो उसको पचेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट में अमाशय कितने भागों में बटा होता है। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। रूमिनेंट में अमाशय दोस्तों 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी जरूरत पढ़ने की आपको नहीं है, बस आपको ये रखना है याद कि रूमिनेंट जो होता है दोस्तों, मतलब जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनमें जो अमाशय होता है, उनका जो पेट होता है, वो 4 भागों में बटा होता है। ये पॉइंट बस आपको दिमाग में छपना है। रुमेन में आंशिक पाचन जो होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, रुमेन में जो आंशिक पाचन होता है ना, उसे कहा जाता है जुगाल। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जुगाल। मैंने बताया था जुगाली करते हैं वो। ठीक है, मुंह में कहलाते हैं, धीरे धीरे मुंह चबाते हैं और क्या करते हैं, फेस टाइप का पदार्थ बनाते हैं, तो उसे जुगाल कहते हैं या कड़ कहते हैं। ठीक है, याद रखना, रुमेन में आंशिक पाचन को जुगाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोस का पाचन कौन नहीं कर सकता। तो मैंने अभी आपको
बताया दोस्तों कि मनुष्य जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, ठीक है, गाय और बैल कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास में किसकी प्रचुरता होती है, तो याद रखना दोस्तों घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, माल्टोस सुक्रोज नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत की लंबाई लगभग होती है, अभी मैंने बताया दोस्तों कि छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर, और याद रखना दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर या 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पित्तरस कहां से स्रावित होता है। पहला क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि पित्तरस जो होता है यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है, जिगर से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पित्तरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पित्तरस जो होता है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वसा के पाचन में दोस्तों याद रखना पित्तरस क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो गया टॉपिक खत्म, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस टॉपिक से, आपको एक एक क्वेश्चन को क्या करना है रट्टा मार लेना है या समझ लेना है, आपकी जो क्षमता है दोस्तों उसके अनुसार आप पढ़ लो, ठीक है। चलिए यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और इसी प्रकार के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्या इस प्रकार की क्लास आपको अच्छी लगती है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।